नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी बार बार पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टिटनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और टिटनस का अन्य नाम है लोकजो। क्या नाम है? लोकजो, जिसे धनुस्तंभ भी कहते हैं। और टिटनस एक संक्रामक रोग है दोस्तों। बात करें टिटनस की, तो इसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। यह रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घावों के प्रदूषित होने के कारण होता है। बात करें टिटनस के लक्षण के बारे में, तो इसमें जबड़ों में जकड़न होती है, यानी कि जबड़ा बंद होने लगता है और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, जकड़न होने लगती है। बात करें टिटनस के टीके की खोज तो लुई पास्चर ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत भार कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर औसत भार मनुष्य के शरीर में रक्त का होता है। तो बात करें रक्त के बारे में, रक्त में 2 ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनोसाइट में विभाजित किया गया है। रक्त को 2 ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनोसाइट्स में विभाजित किया गया है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? परिवहन करना, सुरक्षा करना और विनियमन करना। बात करें लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में, तो लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। और लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिका नहीं होती, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता और इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। तो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक किस में होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में। अब बात करें सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के बारे में, तो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। और प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा से उत्पादित विशेष रक्त कोशिकाएं हैं, यानी कि प्लेटलेट्स क्या हैं? एक रक्त कोशिकाएं हैं जो कि अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं। बात करें प्लाज्मा की आगे, तो प्लाज्मा में एमिनो एसिड, प्रोटीन, पोषक तत्व, गैस इत्यादि घटक होते हैं। नींद के दौरान मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो घट जाता है। आगे प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में होती है। और बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में, या पीयूष ग्रंथि और पीयूषिका ग्रंथि, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि के अन्य नाम क्या हैं? पीयूष ग्रंथि, पीयूषिका ग्रंथि नाम है इसके। इसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है। तो मटर के दाने का जैसा आकार किसका होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि का। और बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि के वजन के बारे में, तो इसका वजन 0.6 ग्राम यानी कि 0.02 आउंस होता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ एक उभार है। क्या है? यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ एक उभार। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यानी कि पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि, क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावण को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जैसे कि पीयूष ग्रंथि द्वारा एसटीएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। बात करें पांचवा हार्मोन जो यह पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, वह है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसका काम महिलाओं के स्तन में दूध को बनाना। और छठा हार्मोन यह पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, वह है ग्रोथ हार्मोन, जिनका काम हमारे शरीर में मांसपेशियों के ग्रोथ को बढ़ाना और ग्रोथ एज में लंबाई भी यही बढ़ाता है। पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा।
बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है यकृत। कौन सी? यकृत। और मानव शरीर का एक अंग जो तरल पदार्थ यानी कि पित्त का उत्सर्जन करती है, वो कौन है? यकृत। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एम पेस्ट ने की थी। इंसुलिन का रासायनिक सूत्र C45H69O14N11S.3H2O। इंसुलिन रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टोइड हार्मोन है, यानी कि इंसुलिन रासायनिक दृष्टि से क्या है? एक पेप्टोइड हार्मोन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारी होती हैं, तो स्क्लेरोडर्मा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज मेलिटस, यह इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी हैं। और अब आगे बात करते हैं, बाजरे का आटा। बाजरे के आटे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि बाजरे में मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे इंसुलिन और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आँखों के रेटिना पर। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मनुष्य की आँख के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। मनुष्य में आँख की ज़्यादातर बीमारी रेटिना में खराबी की वजह से होती हैं। नेत्रदान में आँख के कॉर्निया भाग को दान किया जाता है, तो आँख के कॉर्निया भाग को नेत्रदान में दान किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग 42%। बात करें सोयाबीन के वैज्ञानिक नाम के बारे में, तो ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। सोयाबीन को एक दलहनी फसल माना जाता है। प्रोटीन या प्रोभूजिन एक जटिल बुझाती युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन का गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो हैं वो बी और सी। बात करें विटामिन बी के बारे में, तो विटामिन बी हमारे शरीर को जीवाणुओं से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन बी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायता करता है। विटामिन बी हमारे त्वचा तंत्रिका, ऊतक, हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन बी हमारे शरीर के पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। आगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोतों में टमाटर, भूसीदार गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तियों के साग, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किया चावल, पौधे के बीज, सुपारी, नारंगी, अंगूर, दूध, ताजे सेम, ताजे मटर, दाल, जिगर, वनस्पति, साग सब्जी, आलू, मेवा, खमीर, मक्की, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे मेवे, पत्ता गोभी, दही, पालक आदि में विटामिन बी पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन सी हमारे शरीर की लिंग प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण है। विटामिन सी के स्रोत के बारे में बात करते हैं, तो खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, टमाटर आदि में विटामिन सी अच्छे स्रोत पाए जाते हैं। विटामिन सी की कमी से रोग, तो विटामिन सी की कमी से शकरवी रोग हो जाता है। इस शकरवी रोग में कमजोरी, थकान, दांतों में ढीलापन, नाखून कमजोर होना, जोड़ों में दर्द होना, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। विटामिन सी लगभग खट्टे फलों में पाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात कर लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में, तो जीव विज्ञान जीव, जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं होती हैं, वो हैं वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। यह जीव विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्राइवेरेंस ने किया था। के बारे में, आधुनिक वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकी के पिता लीनियस को कहा जाता है, यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता कौन है? लीनियस। और अरस्तु को वर्गीकी के
जनक कहा जाता है, यानी कि आधुनिक वर्गीकी का जनक लिनियस को कहा जाता है, लेकिन वर्गीकी का जनक पूछे तो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने वर्गीकी को 2 भागों में बांटा था। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो चेचक टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर अंग्रेज का चिकित्सक तथा चेचक के टीके के आविष्कारक रहे थे। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। चेचक यानी कि शीतला माता, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। अब बात करते हैं चेचक के बारे में। तो चेचक के लक्षण जैसे कि सिर में दर्द होता है, गला बैठ जाता है, नाक बहने लगती है, शरीर में दर्द होता है, मन मचलता है, शरीर पर जो दाने निकले होते हैं उन पर खुजली होती है, दानों के चारों ओर लाल घेरे बन जाते हैं और उन पर सूजन आने लग जाती है। अब बात करें वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो हमसे पूछा गया आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तो आइए बात कर लेते हैं अन्य फलों के वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो आम का वैज्ञानिक नाम जैसे कि हमने पढ़ लिया मैग्नीफेरा इंडिका है। और लीची का वैज्ञानिक नाम लीची चिनेसिस है। पपीते का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया। केले का वैज्ञानिक नाम मूसा पेराडिसियस का। और अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटिस। तरबूज का वैज्ञानिक नाम साइट्रस वल्गरिस। बेर का वैज्ञानिक नाम जिजीफस मोरितियाना। खीरा का वैज्ञानिक नाम कुसुमस सैटिवस। जामुन का वैज्ञानिक नाम साइजियम क्यूमिनी। चुकंदर का वैज्ञानिक नाम बीटा वल्गैरिस। बात कर लेते हैं इमली का वैज्ञानिक नाम तामारिंदुस इंडिका। अनानास का वैज्ञानिक नाम कोमोजस पाइनएप्पल। संतरे का वैज्ञानिक नाम साइट्रस सिंसेनेंस। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम पायरस कम्युनिस। सेब का वैज्ञानिक नाम मेलस प्यूमिया या डोमेस्टिका। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोको न्यूसीफेरा। गन्ना का वैज्ञानिक नाम सुग्रेंस ऑफिसिनेरम। ताराफल का वैज्ञानिक नाम अवरहोआ करम्बोला। रसभरी का वैज्ञानिक नाम रूबस इडेओबेटस। कागजी नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लेटिकोफोलिया। अनार का वैज्ञानिक नाम पुनिका गेरनाटम। कांटेदार नाशपाती का वैज्ञानिक नाम ओमपटिया स्ट्रिक्टा। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोनियम। कटहल का वैज्ञानिक नाम आर्टोकार्पस इंट्रिगा। खरबूजे का वैज्ञानिक नाम कुकुमिस मेला। कीवी फल का वैज्ञानिक नाम एक्टिनिडिया डेलिशियोसा। करौंदा का वैज्ञानिक नाम रिप्स हुआ क्रिप्सा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआवा। अंजीर का वैज्ञानिक नाम फिकिस कैरिका। खजूर का वैज्ञानिक नाम फिनिक्स डैक्टिलेफेरा। ड्रैगन फल का वैज्ञानिक नाम हाइलोसेरियस एंडुडट्स। चेरी का वैज्ञानिक नाम प्रूनस एवियम। एवाकाडो का वैज्ञानिक नाम फारस अमेरिकाना। खुबानी का वैज्ञानिक नाम प्रूनस अर्मेनियाका। आंवला का वैज्ञानिक नाम प्रूनस अर्मेनियाका। सीताफल का वैज्ञानिक नाम प्रूनस अर्मेनियाका। लेटिस का वैज्ञानिक नाम लैक्टुगा सेटिवा। कृष्णफल का वैज्ञानिक नाम पासीफ्लोरा एडुलस। ब्लैक करंट यानी ब्लैक करंट कैसिस का वैज्ञानिक नाम रिबस निग्रुम। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ ग्रीन गैसों में वृद्धि के मुख्य कारण हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति, वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं, वनों का विकास। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो जलवाष्प H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3 और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। तो त्वचा का कैंसर किससे होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण। बात करते हैं पराबैंगनी किरणों के बारे में। तो पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का एक प्रकार हैं। पराबैंगनी किरणों को हम सूर्य की रोशनी या गर्मी की तरह देख और महसूस नहीं कर पाते। इस कारण
पराबैंगनी किरणों से होने वाले नुकसान के बाद ही आपको इनके बारे में पता चलता है। बात करते हैं, अल्ट्रावायलेंट सी किरणें सबसे घातक और ख़तरनाक होती हैं क्योंकि ये त्वचा की दूसरी परत में घुस जाती हैं, त्वचा के कैंसर का कारण बनती हैं। पराबैंगनी किरणें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। बात करते हैं यूवीसी किरण के बारे में। यूवीसी किरण, यूवीसी किरणों में अन्य यूवी किरणों की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, लेकिन यह किरणें हमारे वायुमंडल और सूर्य की रोशनी में नहीं होती। साथ ही यह किरणें त्वचा कैंसर का भी कारण नहीं बनती। यूवीसी किरण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब बात करते हैं रेबीज के बारे में। तो रेबीज एक संक्रमण बीमारी है जो जानवर की लार से फैलती है। यह न्यूरोट्रोपिक लाइसिस वायरस से फैलता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि रेबीज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें इंट्राडर्मल नामक इंजेक्शन लगता है। पेनिसिलिन की खोज 1928 में हुई थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बात करते हैं पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति पेनिसिलियम फंगी से हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है। बात करते हैं विद्युत बल्ब के बारे में। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार डेविड स्वान और थॉमस एडिसन ने 1878 में किया था। विद्युत बल्ब को तापदीप्त लैंप या इनकैंडेसेंट लैंप भी कहते हैं। यह तापदीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं और इसकी खोज किसने की थी? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं या NOx भी कहा जाता है, और इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रस ऑक्साइड एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा में किया जाता है। इसकी एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिक प्रभाव के कारण यह होता है। बात करते हैं आवर्त सारणी के बारे में। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। किसने? मेंडलीफ ने। अब देखिए आगे, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी और वर्तमान आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व सम्मिलित हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। एम्पियर SI मूल इकाई है। एम्पियर लघु रूप में एम्पियर यानी कि इसका चिन्ह ए होता है। विद्युत धारा या विद्युत आवेश अथवा विद्युत तरंग की मात्रा प्रति सेकंड की इकाई है। तो एम्पियर क्या है? एम्पियर विद्युत धारा या विद्युत आवेश अथवा विद्युत तरंग की मात्रा प्रति सेकंड की इकाई है। 1 एम्पियर विद्युत धारा का मतलब है कि प्रत्येक 1 सेकंड में एक तार के क्रॉस सेक्शन के माध्यम से 1 कूलम चार्ज गुजरता है, और 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 × 118 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी कि डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा की SI इकाई जूल होती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे देखिए, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किसमें? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब बात कर लेते हैं कुछ उपकरण के बारे में और जिसमें वे ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। तो देखिए, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बात करते हैं विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बात करें लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है।
मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। बात करें हीटर विद्युत हीटर के बारे में, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब बात करें आगे, जो जलता हुआ कोयला है वह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रकाश विद्युत शेल जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बात करें विद्युत शेल की, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बात करें सितार के बारे में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अब बात करते हैं आगे प्रकाश वर्ष के बारे में। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरी कर लेता है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लगभग अनुमानित 9,500 अरब किलोमीटर। यह होती है प्रकाश की गति। प्रकाश वर्ष का सूत्र है 9.4607 गुणा 10 की स्क्वायर 12 किलोमीटर, यानी कि लगभग 6 ट्रिलियन माइल्स। प्रकाश वर्ष का मात्रक जूल होता है। निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की रफ्तार 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह बहुत ही तेज़ है, करीबन 3 लाख प्रति सेकंड। यह प्रकाश की गति है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।